मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो हेडिंग डलवाई थी वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम और इसे हम बुलाते हैं ली-चैटलर्स प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंस मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस प्रिंसिपल की। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे, ली-चैटलर प्रिंसिपल या ये बोलें फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। पहले आप ये समझ लें कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। समझिएगा, हम एक इक्विलिब्रियम को कंसीडर कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम हम ले लेते हैं A प्लस B गिव्स C प्लस D। तो ये एक रिएक्शन है, ये मे बी एक्सोथर्मिक ये हो सकती है या ये एंडोथर्मिक हो सकती है। इक्विलिब्रियम सेटअप है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर है। तो यहां इक्विलिब्रियम है, ऑलरेडी है। तो इस इक्विलिब्रियम में अब समझना, जो हमें पढ़ना है वो समझिएगा। इस इक्विलिब्रियम में हम टेम्परेचर या फिर प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर इन तीनों में से किसी में भी चेंज करते हैं, सपोज करो हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, सपोज करो हमने प्रेशर बदल दिया, हमने कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बदल दी या कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की बदल दी, हमने इनमें से किन्हीं भी फैक्टर में चेंज कर दिया, तो उस किए गए चेंज का इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा, यह हमें यहां पढ़ना है। क्लियर रहे दिमाग में कि इक्विलिब्रियम सिस्टम है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम सेटअप है। हम बाहर से टेम्परेचर बदल रहे हैं, हम प्रेशर बदल रहे हैं, हम रिएक्टेंट और ऐड कर देते हैं या प्रोडक्ट और ऐड कर देते हैं, मींस कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम बदल देते हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या डिस्टर्ब होगा? बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब है, अभी इक्विलिब्रियम का मतलब है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर हैं। जब मैं इन्हीं में से किसी में भी चेंज करूंगा तो बराबर रेट नहीं रहेंगे, या तो फॉरवर्ड का रेट फास्ट हो जाएगा बैकवर्ड से, या बैकवर्ड का रेट फास्ट हो जाएगा फॉरवर्ड से। अरे दो ही कंडीशन है भाई, या तो फॉरवर्ड स्पीड से होने लगेगा या तो बैकवर्ड स्पीड से होने लगेगा। फिर हम कहेंगे हां भाई अब इक्विलिब्रियम नहीं है, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन कुछ देर बाद फिर से इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। जब हम कहते हैं कि फॉरवर्ड वाली रिएक्शन फास्ट हो रही है, बैकवर्ड वाली स्लो हो गई है, मतलब हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गया है। मान लीजिए बैकवर्ड वाली फास्ट हो रही है, फॉरवर्ड वाली स्लो, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट हो गया है फलानी चीज को बदलने से। तो ये हमें यहां पढ़ना है, कौन सा फैक्टर टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करेगा, ये फॉरवर्ड वाली रिएक्शन को लाएगा बैकवर्ड। प्रेशर बढ़ाने से किस तरह से वर्क करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो गया बैकवर्ड। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट बढ़ाने से किस तरह से वर्क करेगा, या कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट बढ़ाने से किस तरह से वर्क करेगा। मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गया बैकवर्ड में, मतलब फॉरवर्ड की रिएक्शन फास्ट होगी या बैकवर्ड की रिएक्शन फास्ट होगी। ये चीज हमें यहां स्टडी करनी है। तो ये तो मैंने बता दिया कि हमें पढ़ना क्या है। अब मैं थोड़ा ली-चैटलर प्रिंसिपल भी बता दूं। ली-चैटलर प्रिंसिपल ये कहता है, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, नाम बल्कि एक हो कि स्पेलिंग थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, प्रिंसिपल तो बहुत सिंपल है। ली-चैटलायर अगर बोलोगे तो स्पेलिंग याद रहेगी, ली-चैटलर्स बोलना होता है। हां जी, ये प्रिंसिपल कहता है, अगर आप किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम में किसी भी फैक्टर को चेंज करते हैं तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में, समझना भाई, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में वो किए गए चेंज के इफेक्ट को कैंसिल कर सके। कैंसिल कर सके, मैं थोड़ा और अच्छा वर्ड देता हूं। अगर आप किसी भी फैक्टर में चेंज करते हो तो आपका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर वो किए गए चेंज के इफेक्ट को अंडू कर सके। अंडू याद है, कंप्यूटर की एक कमांड होती है, गलती हो जाए अंडू करो, वापस पहले जैसा हो जाता है। वही करता है इक्विलिब्रियम। आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां बढ़ाए हुए टेम्परेचर को वो एब्जॉर्ब कर सके।
प्रेशर आप बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा जहां वॉल्यूम कम हो सके। कॉन्सेंट्रेशन आप रिएक्टेंट के बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां उसे वो कंज्यूम कर सके, मतलब कॉन्सेंट्रेशन वापस कम हो जाए ताकि। तो इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां वो किए गए चेंज के इफेक्ट को अनडू करता है। सीधा सा लॉ है, इस पर भी एप्लीकेबल है, इस पर भी एप्लीकेबल है, इस पर भी एप्लीकेबल है। तो पहले हम ली चटलर प्रिंसिपल की डेफिनेशन पर जाते हैं, फिर इनके चेंजेस पर जाएंगे। तो पहले हम लिखते हैं ली चटलर प्रिंसिपल की डेफिनेशन। ये नहीं, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आपको ये लिखना नहीं है। अब डेफिनेशन जब मैं लिखवाऊंगा तो वो चीज आपको लिखनी है। चेक करिएगा ली चटलर प्रिंसिपल की डेफिनेशन, जो मैंने बताया था वही है ये। It states that if an equilibrium system is subjected to a change of concentration, temperature or pressure, वही changes हैं, the equilibrium shifts in a direction that tends to undo the effect of the change imposed. तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर वो किए गए चेंज के इफेक्ट को कैंसिल कर सके, अनडू कर सके। तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम वन बाय वन चेंज को स्टडी करेंगे, चेंज ऑफ टेम्परेचर को स्टडी करेंगे, प्रेशर को स्टडी करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी करेंगे। तीनों के चेंजेस को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन कि इसमें ये चेंज होगा, ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और वो ऐसा क्यों करेगा। फिर प्रेशर का पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करेंगे। तो आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर। शुरुआत पहले टेम्परेचर से करेंगे, फिर प्रेशर, फिर लास्ट में कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट देखते हैं, इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर चेंज करने का। एक हम इक्विलिब्रियम सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। N2 plus 3H2 gives 2NH3 and the delta H of the reaction is negative। 92.4 होता है, हम इसी में छोड़ते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर आप टेम्परेचर के चेंज का इफेक्ट देख रहे हैं तो आपको रिएक्शन में डेल्टा एच की रिक्वायरमेंट है। बिना डेल्टा एच के आप इसका इफेक्ट चेक नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा एच नेगेटिव है। चलिए इस रिएक्शन को छोड़ते हैं, इस इक्विलिब्रियम सिस्टम को। पहले हम सिंपल थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा पढ़ लें, पहले पढ़ा हुआ है, मतलब रिवाइज कर लें। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने दोनों पढ़ी है। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करती है, एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब करती है। तो एक्सोथर्मिक जो हीट रिलीज करती है तो लो टेम्परेचर पर होती है, या ये कहें इट एब्जॉर्ब हीट, सॉरी इट इवॉल्व्ड हीट या रिलीज हीट, हीट रिलीज करती है। दूसरी एंडोथर्मिक है, इसे तो हीट देनी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर पर होगी, इट एब्जॉर्ब्स हीट। ये थर्मोडायनेमिक्स है, हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। दैट्स अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां इस रिएक्शन पर आते हैं। ये जो इक्विलिब्रियम सिस्टम गिवन है, हम इस पर आते हैं। ये रिएक्शन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होता है, मतलब ये फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है। ये साइन फॉरवर्ड के लिए ही है। इसका मतलब है बैकवर्ड में फिर कैसी है, एंडोथर्मिक है।
भाई फॉरवर्ड में एक्सो है तो बैकवर्ड में एंडो है, अपोजिट है। फॉरवर्ड में हीट रिलीज करती है, इसका मतलब बैकवर्ड में हीट एब्जॉर्ब करती होगी। अब हम सपोज करना ये इक्विलिब्रियम सिस्टम हमने लिया है, इस इक्विलिब्रियम सिस्टम का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम इस इक्विलिब्रियम सिस्टम का, इक्विलिब्रियम पर है पूरा सिस्टम, और टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हम कर रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, तभी तो हीट दे रहे हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर कौन सी रिएक्शन होती है? हाई टेम्परेचर हमने किया, हाई टेम्परेचर वाली ये वाली रिएक्शन होगी। हाई टेम्परेचर वाली कौन सी है जी? एंडोथर्मिक। तो हम चाहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन करना चाह रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन एंडोथर्मिक ही होगी। फॉरवर्ड तो एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड एंडोथर्मिक है, यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड का स्लो पड़ जाएगा। इसे बुलाते हैं हम इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट हो गया। यानी कि इस इक्विलिब्रियम सिस्टम का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम बढ़ाए हुए टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन करने लगेगा। और अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, लो टेम्परेचर पर कौन सी रिएक्शन होती है? जो लो टेम्परेचर ये एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक कौन सी है? फॉरवर्ड है। तो ये इक्विलिब्रियम सिस्टम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा और बैकवर्ड का कम हो जाएगा। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड हुई, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड हुई, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस सभी के लिए, ना कि केवल इसके लिए है। लेकिन अगर एंडोथर्मिक हो तो बदल जाएगा, उसे भी देखते हैं। मान लीजिएगा एक हमने एग्जांपल लिख लिया, A प्लस बी गिव्स C। डेल्टा H इसका कैसा है जी? पॉजिटिव है। तो ये रिएक्शन कैसी हुई? एंडोथर्मिक हुई। तो फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड में फिर ये एक्सोथर्मिक है। हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सी होती है? हाई टेम्परेचर पर कौन सी? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कौन सी है? फॉरवर्ड। तो ये फॉरवर्ड होगी। ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कैसी होगी? फॉरवर्ड होगी। आप समझ गए होंगे। और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर, लो टेम्परेचर पर एक्सोथर्मिक कैसी है? बैकवर्ड होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक होती है, टेम्परेचर कम करने पर एक्सोथर्मिक होती है, तो फिक्स है। एक्सोथर्मिक वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड ये सामने लिखा होता है उसके। तो हम इसे अब लिख लेते हैं, ये समझ आ गया होगा। तो लिखिएगा, फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। तो सबसे पहले इसमें ये सेंटेंस आप लिख लें, हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, वेयर एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कम है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। बस यही याद रखना है आपको, ये लाइंस। उसके बाद एग्जाम्पल जैसा होगा वैसे काम करना है। देखिएगा, पहला एग्जाम्पल, कंसीडर द रिएक्शन। हमने रिएक्शन कंसीडर करी। रिएक्शन क्या है? N2 plus 3H2 gives 2NH3। डेल्टा H नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में तो एक्सोथर्मिक है, जो ये साइन लगा है, नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है, और बैकवर्ड में ये एंडोथर्मिक है। यहां भी आप लिख सकते हैं। नीचे यही लाइंस, यही मीनिंग मैंने सेंटेंस में भी लिखा है। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड कैसी है? एक्सोथर्मिक। एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज, बैकवर्ड कैसी है? एंडोथर्मिक। उसके बाद आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, कैसे लिखेंगे? नाउ इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं मतलब हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर पर कौन सी रिएक्शन होती है? देखिएगा ऊपर ये भी लिखा है, हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए होते हैं। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, देन अकॉर्डिंग टू द ली चैटलर प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द साइड दैट एब्जॉर्ब हीट, मींस बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो ली चैटलर प्रिंसिपल कहता है कि रिएक्शन उसे एब्जॉर्ब करेगी। हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक में, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और एंडोथर्मिक की डायरेक्शन कैसी है? बैकवर्ड है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन वो होगी।
अब इसका अपोजिट आपको करना है, आपको टेम्परेचर इंक्रीज नहीं मान लीजिएगा। सिमिलरली इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, अगर आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना है, टेम्परेचर कम है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर करता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कौन सी डायरेक्शन है? एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। तो यही सेंटेंस इस एग्जाम्पल के लिए तो मैंने सब लिख दिया। इसी तरह के आपको दूसरे के लिए लिखने हैं। क्या लिखना है देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। कंसिडर द रिएक्शन N2 plus O2 gives 2NO delta H equal to positive 181 किलोजूल है। पॉजिटिव का सीधा मतलब है कि फॉरवर्ड में ये एंडोथर्मिक है क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो फिर बैकवर्ड में ये एक्सो होगी, अपोजिट ही होती है जो फॉरवर्ड से बैकवर्ड। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, देखो साफ लिखा है एंडोथर्मिक, मैंने ENDO एंडो लिखा है केवल, आप पूरा लिख सकते हैं एंडोथर्मिक। एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड कैसी है? एक्सोथर्मिक है। आगे मैंने सेंटेंसेस नहीं लिखे, वो आपको खुद लिख रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ली चटरल प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां गए बढ़ाए हुए टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सके, मतलब एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है? फॉरवर्ड है, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सेंटेंसेस आपको खुद लिखने हैं, मैंने नहीं लिखे, आपको लिखने हैं नीचे। कैसे? ना इफ द टेम्परेचर इंक्रीज देन अकॉर्डिंग टू ली चटरल प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द साइड दैट एब्जॉर्ब हीट, मींस इन फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एब्जॉर्व कर रही है, मींस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और टेम्परेचर कम कर देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मींस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, यहां पर मैंने छोड़ दिए हैं। मान लीजिएगा तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, लिखना है यहां भाई, उसके बाद ये समझना, इसी पॉइंट लिखना नहीं है। मान लो एक रिएक्शन है A + B गिव्स D और डेल्टा H 0 है। डेल्टा H 0 का मतलब है ना ये हीट एब्जॉर्व करती है ना ये हीट रिलीज करती है। तो ऐसी रिएक्शन का क्या सर? ऐसे इक्विलिब्रियम का क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से किधर शिफ्ट होगी? किधर भी शिफ्ट नहीं होगी। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। जिसका डेल्टा H 0 है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, वो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं करती है, तो ऐसी रिएक्शन ऐसे इक्विलिब्रियम के लिए, ऐसे इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। डेल्टा H 0 तो कोई इफेक्ट नहीं। क्लियरली हो, ये दिमाग में हो या साइड में नोट करके लिख लीजिएगा। ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पर। एग्जाम्पल भी मैं करवाऊंगा, क्वेश्चंस में करवाऊंगा, तो आराम से रहें। सेकेंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। पहले समझ लीजिएगा इसका, ये इसका प्रेशर का जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है वो केवल और केवल गैसियस रिएक्शंस पर है। ध्यान दीजिएगा भाई, लिक्विड को ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, सॉलिड तो प्रेशराइज होते ही नहीं, गैसियस स्टेट ही है जो प्रेशराइज कंप्रेसिबल होती है। तो इस फैक्टर का सिग्निफिकेंट रोल केवल गैसियस रिएक्शंस के लिए होता है, बाकी के लिए नहीं होता है। देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए भी, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। N2 + 3H2 gives 2NH3। अगर आप सीधा सा है प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। सही है भाई, प्रेशराइज करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सीधा सा इफेक्ट है। तो अब आते हैं यहां पर, ये 1 मोल है, दैट इज 3 मोल, ये लिखा तो हुआ है, यहां कुछ नहीं तो 1 है, ये 2 मोल है। एक पहले चैप्टर में आया था गैली-साक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। 1 मोल में, वैसे एक अगर ये एसटीपी पर है तो 1 मोल में होते हैं 22.4 लीटर एट एसटीपी, इतना वॉल्यूम होता है। तो इसे मैं 1 वॉल्यूम मान लेता हूं, ये 1 वॉल्यूम है। तो ये 3 मोल है, 3 × 22.4 लीटर हो जाएगा, ये 3 वॉल्यूम हो जाएगा एक तरह से, और ये 2 वॉल्यूम हो जाएगा। अब डायरेक्ट मोल को वॉल्यूम ऐसे बुला सकते हैं, यही गैसियस गैली-साक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है। तो रिएक्टेंट साइड कितना वॉल्यूम हो गया टोटल? 4 वॉल्यूम।
और प्रोडक्ट साइड 2 वॉल्यूम है, यानी कि फॉरवर्ड में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। फॉरवर्ड देखें तो वॉल्यूम डिक्रीज, और बैकवर्ड देखें तो वॉल्यूम इंक्रीज। सीधा सा है, 4 से 2 हुआ। अगर 22.4 लीटर लोगे तो यहां 4 इंटू 22.4 लीटर, यहां 2 इंटू 22.4 लीटर, तो 4:2 ये मान लीजिएगा बस आप। तो अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, नहीं वॉल्यूम नहीं सॉरी प्रेशर करना है, मान लीजिए प्रेशर इंक्रीज आप करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करने का इफेक्ट वॉल्यूम पे होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी डिक्रीज। तो सीधा सा आपने जब जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया डिक्रीज, या ये कहें जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हो तो ये इक्विलिब्रियम सिस्टम ली-चटरल प्रिंसिपल के हिसाब से उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज किधर हो रहा है, फॉरवर्ड में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, इधर 4 है इधर 2 है, तो फॉरवर्ड होके 2 हो जाएगा। और अगर प्रेशर आप डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज किधर होगा, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। मान लीजिएगा रिएक्शन ये नहीं है, रिएक्शन ये है, N2O4 gives 2NO2। चेक करना होगा ये गैसेस हैं या नहीं, ये दोनों ही गैसेस हैं, ऊपर भी सब गैसेस थी। गैस नहीं तो फिर ये प्रेशर एप्लीकेबल भी नहीं। मैंने तो शुरू में कहा कि गैसियस रिएक्शन के लिए। अभी आप लिखना रहे हो, आप सुन रहे हो, बस कभी लिखना शुरू कर दो, लिखवाऊंगा मैं अलग से। ये 1 मोल, ये 2 मोल, ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम। आगे जाने पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, पीछे आने पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, बैकवर्ड जाने पर, भाई फॉरवर्ड का साइन ये बैकवर्ड का है। तो प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज किधर हो रहा है, बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम ये किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। क्लियर हुआ, ऊपर वाला फॉरवर्ड हो रहा था क्योंकि आगे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, यहां वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है आगे। और प्रेशर अगर डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और इंक्रीज किधर होगा, फॉरवर्ड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी। मान लीजिएगा एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, H2 ये गैस है, I2 ये गैस है, 2HI ये भी गैस है। वन मोल, तो 1 वॉल्यूम ये, 1 वॉल्यूम ये, 2 वॉल्यूम ये भी 2 वॉल्यूम है, और ये भी 2 वॉल्यूम है। सर वॉल्यूम बराबर है, चेंज नहीं हो रहा, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्लियर हो गया जी। तो अगर मोल्स बराबर हैं तो कोई इफेक्ट नहीं है, मोल्स अलग अलग हैं तो इफेक्ट होगा, और वो मैंने इफेक्ट बता दिया है आपको। अब मैं लिखने का तरीका और इसका बता देता हूं, चेक करिएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर बता तो मैंने दिया, एक्सप्लेन कर दिया। दिस फैक्टर हैज अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले ओनली इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस। केवल और केवल गैसियस आपको कंसीडर करने हैं, सॉलिड या लिक्विड आपको कंसीडर करना ही नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल पर हम आते हैं, यही एग्जांपल हमने एक्सप्लेन किया था। N2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, NH3 अमोनिया भी गैस है। तो गैसियस मोल्स आपने लिख लिए, मोल्स मतलब वॉल्यूम आपने लिख लिया। रिएक्टेंट साइड 4 वॉल्यूम है, प्रोडक्ट साइड 2 वॉल्यूम है, तो आगे जाने पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। नाउ इफ द प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, देन अकॉर्डिंग टू ली-चटरल प्रिंसिपल the equilibrium will shift in a direction in which volume of the system decrease। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज किधर हो रहा है, फॉरवर्ड, मींस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली प्रेशर अगर हम कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम किधर बढ़ रहा है, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ये भी लिख लीजिएगा। सिमिलरली इफ द प्रेशर डिक्रीज देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। भाई प्रेशर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज किधर हो रहा है,
2 से 4 बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। आप ऐसे लिखें, प्रेशर को डायरेक्ट वॉल्यूम से कोरिलेट करें। यही एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया था, यही एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अब हम सेकंड पर आते हैं। सेकंड ये आपको खुद लिखना होगा, देख लीजिएगा, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। कंसीडर द रिएक्शन N2O4 गैसियस है, गिव्स 2NO2, ये भी गैस है। 1 मोल ये है, 2 मोल ये है। 1 मोल मतलब 1 वॉल्यूम, 2 मोल मतलब 2 वॉल्यूम। आगे जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, पीछे आने पर, बैकवर्ड होने पर वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे नाउ इफ द प्रेशर ऑन द सिस्टम, प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड, प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? डिक्रीज, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो वॉल्यूम डिक्रीज किधर हो रहा है? बैकवर्ड, तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। एक बार मैं पूरा सेंटेंस बोलता हूं। नाउ इफ द प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज्ड देन अकॉर्डिंग टू ली-चाटलर प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। मीन्स डिक्रीज किधर हुआ? बैकवर्ड, मीन्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली इफ द प्रेशर इज डिक्रीज्ड देन वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज किधर हुआ? फॉरवर्ड डायरेक्शन। दोनों ही सेंटेंस आप लिखेंगे इसके नीचे। थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम। तीसरा भी एक एग्जाम्पल है, ये सेंटेंस आपको खुद लिखने हैं। कंसिडर रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। 1 मोल 1 मोल, ये 2 मोल। 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, इधर भी 2 वॉल्यूम हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 2 वॉल्यूम, और इधर भी 2 वॉल्यूम है, दोनों तरफ 2 वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ना तो किधर भी डिक्रीज हो रहा है ना तो किधर भी इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर आप बढ़ाओगे तो इस रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर कम करोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप इसमें लिखेंगे चूंकि मोल्स बराबर हैं, दोनों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वॉल्यूम बराबर है, तो प्रेशर बढ़ाने और प्रेशर घटाने से इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम सेटअप ही रहने वाला है। तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की। थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। लास्ट पॉइंट पर है एक तरह से हम। कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। इसमें गैसियस हो सभी, एक्वस हो मतलब कोई भी स्टेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब पर एप्लीकेबल है। इसमें डेल्टा एच भी देखने की जरूरत नहीं होती थी, जैसे टेम्परेचर वाले इफेक्ट में डेल्टा एच देखने की रिक्वायरमेंट थी। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन हमने लिख ली है। गैसेस होना जरूरी नहीं, कोई से भी स्टेट हो, सब पर ही एप्लीकेबल होगा। देखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अगर आप इस इक्विलिब्रियम यहां सिस्टम है, दोनों रेट बराबर हो हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, और आप नाइट्रोजन का अमाउंट इस रिएक्शन में बढ़ा देते हैं, बाहर से नाइट्रोजन गैस और ऐड कर देते हैं, तो ली-चाटलर प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां इसे ये कंज्यूम कर सके, कम कर सके। कम ये कब होगा? फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो? बैकवर्ड में तो नाइट्रोजन बनेगी, कम क्यों होगी भाई? फॉरवर्ड होगी। नाइट्रोजन क्या आप किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हो तो कम होने, इक्विलिब्रियम कम करना चाहेगा, और कम कैसे होगी? तब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। तो रिएक्टेंट इसकी या दोनों की एक साथ, किसी भी एक की या दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। दूसरा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, ये तो एक ही प्रोडक्ट है, दो वाला भी हो सकता है, एक और एग्जांपल लेंगे हम। किसी भी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो उसकी भी इक्विलिब्रियम कम करना चाहेगा, कम कैसे होगी? तब बैकवर्ड हो भाई, फॉरवर्ड में तो ये बनेगा, बैकवर्ड हो तो इनकी बढ़ाओगे तो बैकवर्ड होगी। मान लो ये बढ़ाने की बात है, अब कम करने की बात करते हैं। आपने ऑक्सीजन का अमाउंट कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम चाहेगा ही बनाएगा कैसे ऑक्सीजन? तब
बैकवर्ड होगी। तो अगर आप ये कम करते हो तो रिएक्शन कैसी होगी, इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। आप नाइट्रोजन कम करते हो तो भी बैकवर्ड शिफ्ट होगा, आप NO कम करते हो तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आगे एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल ऐसे एग्जांपल लिख लेते हैं, या हाइपोथेटिकल नहीं एक्यूरेट एग्जांपल लिखते हैं। देखिएगा, देखिए हमने एक एग्जांपल लिखा है, ये एग्जांपल है टूथ डिके का एग्जांपल है, टूथ डिके बाय स्वीट्स। समझिएगा इसको, ये हमारा एनिमल है जो दांतों के ऊपर होता है, एनिमल सुना तो होगा इसके बारे में। ये अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, कैल्शियम इसमें 5 है आयन, फॉस्फेट 3 है, एक हाइड्रोक्सी है। ये हमेशा टीथ के ऊपर एनिमल इस इक्विलिब्रियम सिस्टम में पाया जाता है, ये सॉलिड और ये इसके एक्वस सॉल्यूशन में 3 आयन एक तरह से। तो इसका नाम है हाइड्रोक्सी पेटाइट या कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट। ये कैल्शियम आयन, ये फॉस्फेट आयन, ये हाइड्रोक्सी आयन, ये इसके आयन्स हैं। तो ये हमारे दांत के ऊपर ये है, एनिमल ही हमारे दांतों की एक तरह से सिक्योरिटी है। ये तब तक ऊपर है तब तक हमारे टीथ एकदम सुरक्षित हैं, कुछ नहीं होने वाला है उन्हें। लेकिन ये हट जाए सॉलिड सब्सटेंस एनिमल तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है, कैविटी एसिडिफिकेशन होने लगता है और ब्लैक दिखने लगते हैं दांत। तो होता क्या है, तब हम जब खाते हैं फूड वो मेनली एसिडिक होता है, उसके अंदर H पॉजिटिव आयन होते हैं, एसिड है तो H पॉजिटिव आयन है। मान लो एसिड नहीं भी, आपने तो स्वीट लिया, आपने चीनी खाई, चॉकलेट खाई और आप सो गए तो स्वीट का फर्मेंटेशन दांतों में होगा और दांत H आयन प्रोड्यूस करेंगे, एसिडिफिकेशन वहां पर होगा। तो स्वीट भी H आयन ही प्रोड्यूस करती है। आप डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, वो एसिड है, सीधा सा कार्बोनिक एसिड है। CO2 इसमें होती है, H2O भी वहां पर है, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं H2CO3, दैट इज द कार्बोनिक एसिड। आप दांतों पे कोल्ड ड्रिंक को रोक लीजिएगा थोड़ी देर, आपको फील हो जाएगा अरे ये तो डिकम्पोज कर रहा है, फील होगा बल्कि। तो ये इक्विलिब्रियम सिस्टम है, सब H आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, H आयन OH के पास जाएगा, वाटर बनाएगा, ये OH इसके साथ जाके क्या बना लेता है, H2O। तो ये कम होने लगता है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो इक्विलिब्रियम लीचेटरल प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां ये बने, और बनेगी कैसे, फॉरवर्ड शिफ्ट हो। तो एसिड आप खाते जाओ, ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और एनेमल खत्म होता चला जाएगा। और एनेमल खत्म हो जाएगा तो दांत बेकार होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो ये है एनेमल। आप समझ गए होंगे कि रात में ब्रश करना रिक्वायर्ड है, मॉर्निंग में तो हम फ्रेशनेस के लिए करते हैं, लेकिन इवनिंग का ब्रश दांतों की प्रोटेक्शन के लिए होता है। अगर रात में आपने खाना भी खाया है और आपने दांत साफ नहीं किए हैं तो ग्लूकोज वहां होगा, उसका फर्मेंटेशन वहां हो जाएगा, सुक्रोज माल्टोज जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा फर्मेंटेड होकर H आयन का प्रोड्यूस करेगा, जो इसके OH आयन से रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे और आपके दांत बेकार होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इवनिंग रात को ब्रश रिक्वायर्ड है, मॉर्निंग में भी वैसे तो रिक्वायर्ड है, बाकी मर्जी है भाई। चलिए, ये हमने कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट बताया। अब हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेकर भी बता देते हैं ताकि सब कुछ आ जाए। A + B gives C + D। मैं यहां दांत नहीं पढ़ा रहा आपको, कैसे आप सिक्योरिटी रखेंगे, ब्रश करेंगे, टूथपेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे। मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट बता रहा हूं केवल इक्विलिब्रियम सिस्टम पर। मैंने इस बार हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, मैं स्टेट नहीं लिखता, कोई भी स्टेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पर एप्लीकेबल है। हमने मान लीजिएगा मैंने एक ही, अब सोचिए खुद जवाब दीजिएगा, फिर मैच करिए यार पास जवाब सही है नहीं। मैंने एक ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा लीचेटरल प्रिंसिपल के हिसाब से, सोच लिया होगा। इंक्रीज करी तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ताकि ये डिक्रीज हो सके। बी को इंक्रीज किया, बताओ किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। पता नहीं सही सोच रहे हो या नहीं, सही सोच रहे होगे वैसे। ये बढ़ाया तो कम होगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। मान लीजिए ये बढ़ाया तो ये कम करने के लिए बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ये बढ़ा दिया
तो भी बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बी कम कर दिया, बी डिक्रीज, नाउ बी डिक्रीज, कम किया तो ये बनेगा, बनेगा कैसे, फॉरवर्ड होगा। सी डिक्रीज, सी कम कर दिया, बनेगा तो फॉरवर्ड होगा। डी डिक्रीज, डी कम कर दिया, सोचो, कम कर दिया, फॉरवर्ड होगी, ये बनेगा। ए डिक्रीज कर दिया, कम हो गया, तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड हो जाएगी ताकि ये बने। तो आप समझ गए होंगे, ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नॉर्मल सा इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। हम इसके रेस्पेक्ट में एक बार लिखकर और बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा, लिखने का तरीका भी बता देते हैं। हमने वही एग्जांपल लिया है जो लास्ट में एक्सप्लेन किया था। हेडिंग आपने डाली हुई है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, अब मैं लिखना बता रहा हूं। जरूरी नहीं आप ये एग्जांपल नहीं, कोई और भी ले सकते हैं। देखिएगा, आपको 4 पॉइंट यहां पर लिखने हैं, 1 by 1। ये फर्स्ट मान लीजिए, नंबरिंग नहीं करनी है। इफ टू द रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम, क्लियर, मोर ऑफ ए और बी, कोई सा भी रिएक्टेंट, ए या फिर बी या फिर दोनों भी बोल सकते हैं, इज एडेड, देन अकॉर्डिंग टू ली-चाटलर प्रिंसिपल द इफेक्ट विल बी टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी। भाई ए या बी की आपने बढ़ाई है कॉन्सेंट्रेशन, तो ली-चाटलर प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां बढ़ाई हुई कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सके। कम कैसे होगी, जब रिएक्शन फॉरवर्ड हो, मींस द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आ गया। अब मैंने कहा आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, तो पहला हुआ ना, दूसरा अब आपको खुद लिखना है। आप लिखेंगे मोर ऑफ सी और डी इज एडेड, सी या डी आपने इंक्रीज कर दिया, देन अकॉर्डिंग टू ली-चाटलर्स प्रिंसिपल द इफेक्ट विल डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और डी, मींस द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बढ़ाओगे तो कम कैसे होगी, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो। दूसरा पॉइंट सर, तीसरा कौन सा लिखना है, अभी तो बढ़ाई है ना, कम भी तो करनी है। तीसरा पॉइंट है सी, ए और बी में से किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम आपने कर दी है, तो ली-चाटलर प्रिंसिपल के हिसाब से ये बनेंगे, बनेंगे कैसे, तब बैकवर्ड रिएक्शन होगी, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड में। फोर्थ पॉइंट भी आएगा, सी और डी में से किसी की कॉन्सेंट्रेशन आपने डिक्रीज कर दी है, तो ये बनना स्टार्ट होंगे ली-चाटलर प्रिंसिपल के हिसाब से, और बनेंगे कैसे, तब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी तो ये बनेंगे। तो हो गए ना 4 पॉइंट, एक मैंने लिख के बताया, 3 आपको खुद लिखने हैं, नीचे ही लिखते जाना, फर्स्ट ये आगे सेकंड, फिर उसके नीचे थर्ड, फिर फोर्थ, चारों पॉइंट ये क्लियरली हो। अब हम 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम में, ली-चाटलर प्रिंसिपल में हमने तीनों पढ़ लिए हैं। एक इफेक्ट और है, हालांकि वो ली-चाटलर प्रिंसिपल में काउंटेबल नहीं है, इफेक्ट है लेकिन ली-चाटलर प्रिंसिपल का हिस्सा नहीं है, और वो है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। छोटा सा पॉइंट है, उसे भी देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। चेक कीजिएगा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ये मैंने पॉइंट नहीं डाला थर्ड फोर्थ, तो वहां फर्स्ट सेकंड थर्ड डाले थे, क्योंकि वो ली-चाटलर प्रिंसिपल का पार्ट था, ये एक अलग पार्ट है। हाँ, फैक्टर ही है, लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन के अलावा है। इनर्ट गैस आप जानते हैं, हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है, नाइट्रोजन भी कई बार इनर्ट होती है, मतलब कम रिएक्टिव है, तो उसे भी आप ले सकते हैं, वो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन हाई टेम्परेचर तो रिएक्ट कर जाती है। तो इनर्ट गैस आप इनर्ट ही रहने दें चाहे तो, हीलियम, नियोन, आर्गन। किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में ये तीनों में से कोई एक गैस में डाल रहा हूं, तो सीधी सी बात है, ये खुद तो रिएक्ट करेगी नहीं, ना वो ये रिएक्टेंट से रिएक्ट करती है, ना ये प्रोडक्ट से रिएक्ट करती है, किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है। तो क्वेश्चन है फिर इसका इफेक्ट होगा क्या, तो ये देखते हैं। कोई सिस्टम है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी वर्ड है यहां पर, कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब बंद कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर में रिएक्शन हो रही है। तो क्लोज कंटेनर में जब ये रिएक्शन हो रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपने ये ही गैस आपने डाल दी, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं, रिएक्ट ये किसी से करेगी नहीं, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो मोलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। भाई वॉल्यूम बढ़ जाए तो मोलैरिटी कम हो जाती है। भाई मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, लेकिन यहां तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मोलैरिटी भी कांस्टेंट है, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस विल नॉट चेंज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मोलैरिटी कुछ चेंज ही नहीं हुई, ना तो रिएक्टेंट्स की ना तो प्रोडक्ट्स की, हेंस द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन अनअफेक्टेड। यानी कि आप एक
इनर्ट गैस ऐड करते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करती है। इक्विलिब्रियम पहले जैसे ही सेटअप रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मींस ऐसे ही पढ़ रहे हैं भैया, चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज नहीं हुआ। अब दूसरा कौन सा पढ़ना है? कांस्टेंट प्रेशर पढ़ना है, और प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी कम होगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो देखेंगे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुआ। बढ़ते हैं हम इसका सेकंड पॉइंट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कौन सा था? कांस्टेंट वॉल्यूम था। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कोई इफेक्ट नहीं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अब कहां पर है? कांस्टेंट प्रेशर पर है, तो इसे समझना होगा। हम समझते हैं, मान लिया एक हमने इक्वेशन लिखी, ए गिव्स बी प्लस सी, ये रहा इक्विलिब्रियम। तो इसे पहले समझ लेते हैं, बाद में लिखना स्टार्ट करना, मैं बाद में दिखा दूंगा ये। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यही होगा जी। मान लीजिए इस इक्विलिब्रियम सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर पर ये है और हमने इसमें इनर्ट गैस ऐड कर दी है, इनर्ट गैस ऐड कर दी है। इनर्ट गैस ऐड करने से क्या होगा जी? इनर्ट गैस ऐड करने से वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं, सॉरी प्रेशर तो बढ़ेगा नहीं, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ही, क्योंकि ये ऐड किया है आपने। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने का क्या होगा? मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी भाई, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ गया, मोलरिटी डिक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, इसकी भी, सॉरी इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, तीनों की। तो क्वेश्चन इक्विलिब्रियम की तरफ से तो सर तीनों की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई, बिल्कुल हुई। देखिए केसी का फॉर्मूला ये है, इसकी भी डिक्रीज हुई, इसकी भी डिक्रीज हुई, इसकी भी डिक्रीज हुई, लेकिन देखिए ऊपर दो टर्म है, इनका जो डिक्रीजमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा आ जाएगा, तो ये डिक्रीज ज्यादा हो जाएगा देन दिस वन, तो केसी की वैल्यू तो कम होने लगेगी, लेकिन केसी तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर थोड़ी बदला हमने जो ये बदल जाए, केसी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है ये बढ़ना चाहिए, और ये कब बढ़ेगा? तब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां मोल्स ज्यादा होते हैं, इधर 1 मोल है, इधर 2 मोल है, तो इधर की सब तरफ शिफ्ट होगा। तो डायरेक्ट याद रखना है आपको, कैसे है देखिएगा, इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, अंडरलाइन कर लीजिएगा कांस्टेंट प्रेशर को, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस विल इंक्रीज द टोटल वॉल्यूम, हेंस द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट विल डिक्रीज, एंड द इक्विलिब्रियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट लार्जर नंबर ऑफ मोल्स टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, इधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उधर ही इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था एडिशन, कोई खास पॉइंट नहीं है, आप याद रखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा मोल्स की तरफ इक्विलिब्रियम जाएगा सीधा सा। चलिए मैं कंबाइन करके एक सेंटेंस लिख देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। कंबाइंड स्टेटमेंट लिख लीजिएगा एक साथ, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट वॉल्यूम कोई इफेक्ट नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? जहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो बस यही पढ़ लीजिएगा, ऊपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। ये ली चैटल प्रिंसिपल नहीं है जो आप ली चैटल प्रिंसिपल इसमें अप्लाई आप करेंगे, सीधा सा है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एक और आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। इक्विलिब्रियम सेटअप है और आपने इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट तो पहले भी आ चुका है, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, यहां भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम का, उसे भी एक सेंटेंस में मैं लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम का, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ये मैं पहले पढ़ता चुका हूं। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, हाँ इक्विलिब्रियम होने से पहले कैटलिस्ट डाल दिया तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा, दैट्स इट, यही सेंटेंसेस में लिखा है। द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, ये सफिशिएंट है यहां तक। However, it helps in the attainment of equilibrium quickly.
जबकि ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम जल्दी सेटअप करवा देता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पहले से सेटअप है तो ये डिस्टर्ब नहीं करता है। तो पांचों इफेक्ट हो गए भाई। पहला था, एक बार चेक कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पहला था। दूसरा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तीसरा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पहले तीन इफेक्ट बहुत मीनिंगफुल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फोर्थ, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस था, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई चेंज नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पर जिधर ज्यादा मोल्स होंगे उधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कोई चेंज नहीं। तो ये था ओवरऑल, पहले तीन इफेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जो एनसीईआरटी है। मैं नंबर भी एनसीईआरटी वाला ही डालूंगा ताकि आप एनसीईआर, कुछ आपको दे भी दूंगा होमवर्क में, कुछ मैं करके बताता हूं। ये 26th क्वेश्चन है आपकी यूनिट का 26th, एक बार चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। आगे भी है कि मेंशन करिए कि फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी। अगर हम ये भी इतना भी लिख दें तो भी मेंशन तो करना ही पड़ेगा, इफेक्ट होगी और किस डायरेक्शन में होगी। तो मैंने बस इतना ही क्वेश्चन लिखा है और फिर रिएक्शंस मैंने लिखी हैं। ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाना है। और अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रेशर ऑलवेज इंक्रीज करना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो वॉल्यूम डिक्रीज की डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। अब आपको देखना है वॉल्यूम किधर डिक्रीज होता है, मतलब जिधर मोल्स डिक्रीज होते हैं तो मोल्स किधर डिक्रीज होते हैं। गैस इसके लेने हैं, सॉलिड लिक्विड के नहीं लेने हैं। गैस पर इफेक्ट करता है प्रेशर। ये 1 मोल, ये 1 और 1 2 मोल। तो रिएक्टेंट की साइड 1 मोल है, प्रोडक्ट की साइड या 1 वॉल्यूम आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की साइड 2 वॉल्यूम है। प्रेशर आपने इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो रिएक्शन किधर होगी, बैकवर्ड। तो पहली रिएक्शन क्या है जी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पहले का आंसर आ गया, द रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। पूरा लिखें आप सेंटेंस में, तो एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर। आप इसके सामने क्या लिखेंगे, द रिएक्शन विल गो इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन। कारण क्या है, क्योंकि रिएक्टेंट के मोल्स कम है, प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं। तो मोल्स मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिक्रीज किधर होगा, बैकवर्ड। दूसरी देखते हैं, इसके 1 वॉल्यूम ये है, 2 ये भी गैस है, 2 वॉल्यूम ये है, तो इधर हो गए 3 वॉल्यूम। प्रोडक्ट साइड देखते हैं, 1 वॉल्यूम ये है, 2 वॉल्यूम ये भी हो गए 3 वॉल्यूम। तो आप लिखेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। सेकेंड रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिएक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय प्रेशर, क्योंकि दोनों में वॉल्यूम बराबर है, तो देयर इज नो इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इधर 1 मोल है गैस का, ये सॉलिड है, इसे आप कंसीडर नहीं करेंगे, छोड़ दीजिएगा। इधर 2 है, यानी कि 1 वॉल्यूम ये है, गिव्स आउट 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज करना है तो किधर होगा, बैकवर्ड, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट पर आते हैं, रिएक्टेंट 2 है, ये 1 है, ये दोनों गैसेस हैं, 3 हो गया, तो 3 वॉल्यूम गिव्स आउट प्रोडक्ट 1 वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम डिक्रीज करना है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो रिएक्शन विल गो इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट पर आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कंसीडर नहीं होगा, ये सॉलिड है भी कंसीडर नहीं होगा, ये है, यानी कि वॉल्यूम इधर तो है नहीं, 0 वॉल्यूम आप ले सकते हैं, और इधर 1 वॉल्यूम है। वॉल्यूम डिक्रीज किधर हुआ, बैकवर्ड, तो रिएक्शन किधर होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया होगा, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, सब गैसेस हैं, सब गैसेस हैं, बड़े रिएक्शंस में से एक है। 4 इधर, 5 ये 9 है, इधर 9 वॉल्यूम, और जी प्रोडक्ट साइड 4 और 6 10 वॉल्यूम है। डिक्रीज किधर होगा, बैकवर्ड आने पर 10 से 9 हो जाएगा, तो किधर होगी, बैकवर्ड। मोस्टली रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है। तो आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये प्रेशर का था, और भी क्वेश्चंस हम लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, 7.30। देख लीजिएगा, एट 473 Kelvin Kc for the decomposition of PCl5 is 8.3 into 10 की पावर -3 Kc की वैल्यू गिवन है।
इफ डिकम्पोजिशन देख लीजिए, नीचे डिकम्पोजिशन गिवन है, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, डेल्टा H पॉजिटिव गिवन है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kc फॉर द रिएक्शन। Kc के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। पहला पॉइंट क्वेश्चन यही है, मैं सॉल्व करता हूं नीचे। Kc के लिए रिएक्शन याद रखना, मुझे नीचे और जाना पड़ेगा। पहले का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, रिएक्शन थी PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। Kc का एक्सप्रेशन बनेगा Kc इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में है PCl3 Cl2, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में है PCl5। हो गया जी Kc का एक्सप्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। तो सेकेंड पर आते हैं, सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिवर्स। रिवर्स करते हैं इस रिएक्शन को। जब रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं तो याद करिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नया आता है वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनवर्स हो जाता है। तो हमने इनवर्स कर दिया, देख लीजिएगा, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनवर्स हो जाता है। तो वैल्यू आपको निकालनी है, तो पुराने Kc की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। देखते हैं, ऊपर गिवन है, आई थिंक गिवन है 8.3, ये रही 8.3 इंटू 10 की पावर -3, ये वैल्यू गिवन है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस का है, ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर 3, 8.3 10 की पावर 3 को आप 1000 लिख सकते हैं। 1000 को 8.3 से डिवाइड कर दीजिएगा और डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 120.5 के करीब। 48 है, 5 मैं ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन, ये रहा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। हो गया। अब थर्ड है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन Kc इफ। Kc पर इफेक्ट है, ध्यान, इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट नहीं पूछा है, इस बात का ध्यान विशेष रखें। इक्विलिब्रियम पर तो टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का इफेक्ट होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर केवल और केवल टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। दोनों डिफरेंसेस हैं। टेम्परेचर केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस वो चेंज नहीं कर सकते। वहां Kc कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर से ही बदलता है। तो ये कह रहा है मोर PCl5 इज एडेड। बच्चे क्या करते हैं, देखिएगा, रिएक्शन क्या थी, मैं थर्ड क्वेश्चन पर हूं। रिएक्शन थी PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2 और ये इक्विलिब्रियम और सब गैसेस हैं। मैंने पूछा Kc पर इफेक्ट बताइए, मैंने इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं पूछा। दोनों डिफरेंसेस हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो इक्विलिब्रियम है केवल। मैंने कहा PCl5 को ज्यादा ऐड किए, करें, बिल्कुल ज्यादा ऐड करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, ये है, लेकिन Kc पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जब आप मोर PCl5 इज एडेड तो नो इफेक्ट ऑन Kc। Kc पर केवल और केवल टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, प्रेशर में नो इफेक्ट, प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अब है, ध्यान दीजिएगा, इसका डेल्टा H पॉजिटिव था, पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड में एक्सोथर्मिक है। और Kc टेम्परेचर से तो चेंज होता है, टेम्परेचर से चेंज नॉर्मल आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इज इंक्रीज लिखा हुआ है ऊपर, इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन हम कर रहे हैं हाई टेम्परेचर वाली। हाई टेम्परेचर पर कौन सी होती है जी, एंडोथर्मिक होती है जी। एंडोथर्मिक वाली हम कर रहे हैं, एंडोथर्मिक कौन सी है, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। फॉरवर्ड में ये ज्यादा बनेंगे, ये अगर ज्यादा बनेंगे तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो Kc इंक्रीज होगा। तो जो C है उसका फर्स्ट का आंसर मैंने वहीं लिख दिया, सेकंड का आंसर भी वहीं लिख दिया, थर्ड का आंसर में आप लिखोगे Kc की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये इसका आंसर है। बस मैं इक्विलिब्रियम पूछता तो प्रेशर भी इफेक्ट करता, कॉन्सेंट्रेशन भी करती, मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है बस। तो समझ आ गया होगा,
इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट अलग है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर केवल टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो ये था आपका ली चैटलर प्रिंसिपल। अब आपके ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए एनसीईआरटी के। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको कुछ करने हैं 7.25 से लेकर 7.30। इनमें से 2 तो मैंने करवा दिए हैं, बाकी आपको कर लेने हैं। होमवर्क है ये, इस वीडियो के साथ ही इसे कंप्लीट करें, बाद के लिए ना छोड़ें। तो ये था आज का आपका टॉपिक। केमिकल इक्विलिब्रियम यहां खत्म होता है। नेक्स्ट वन से आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा।